and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathore, author of the website chempandit.com, which is a free website for all sorts of science and chemistry learning material. इस वेबसाइट पे सभी तरह के केमिस्ट्री एंड साइंस के लर्निंग मटेरियल क्लासेस 6 ऑनवर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और इसके जो वीडियो लेसन्स हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वो अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं और जो भी थ्योरी पार्ट है, जो भी नोट्स हैं, वो आप वेबसाइट पर जाकर वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलीमर्स। पॉलीमराइजेशन पर एक चैप्टर अवेलेबल है बीटेक एंड बीई कोर्सेज में, पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा कोर्सेज में भी ये चैप्टर है। इसके अलावा ग्रेजुएशन कोर्सेज बीएससी एटसेट्रा में भी पॉलीमराइजेशन करके एक चैप्टर है या टॉपिक भी हो सकता है। इसी चैप्टर का आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलीमराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को कितनी कैटेगरीज में किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं हाई पॉलीमर्स। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर पॉलीमर्स। पॉलीमर जो वर्ड है ये बना है दो ग्रीक टर्म्स से। पॉली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेनी, और मर भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रिपीटिंग यूनिट्स या पार्ट्स। मर मतलब है रिपीटिंग यूनिट्स या पार्ट्स। तो इसका मतलब है कि पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड लिंकिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स नोन एज मोनोमर। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है, जो रिपीटिंग यूनिट है, इट इज नोन एज मोनोमर। ठीक है, तो मोनोमर के रिपीटेडली लिंक होने की वजह से जो लार्ज साइज का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, जो एक लार्ज कंपाउंड बनता है, इट इज नोन एज अ पॉलीमर। और इसके बनने का, इसके सिंथेसाइज होने का जो प्रोसेस है, इट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज इथीन। क्या है? C2H4 इज इथीन। n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स अगर पॉलीमराइज करते हैं, P स्टैंड्स फॉर पॉलीमराइजेशन, तो इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है, बड़ा सा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए। ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको लिख के बोर्ड पे दिखा रही हूँ। ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल हम नहीं लिख सकते हैं, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए ये हमने ओपन वैलेंसी छोड़ रखी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चेन है। इसका एक छोटा सा पार्ट हम आपको शो कर रहे हैं। दिस इज नोन एज पॉलीथीन। पॉलीइथीन, तो जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं, इसका एक्चुअल नाम है पॉलीइथीन। ठीक है, तो इथीन पॉलीमराइज हुआ है तो उसका पॉलीमर कहलाएगा पॉलीइथीन। ठीक है, इसी तरह से प्रोपाइलीन का अगर पॉलीमर है तो कहलाएगा पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, तो आगे पॉली जो टर्म है ये लग जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, इनको कहते हैं मोनोमर्स। आ रही बात समझ में? इन्हें कहते हैं मोनोमर्स। और एक पॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट होता है, एक ऐसा यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसे कहते हैं मर, MER। द पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट कि मोनोमर एंड मर अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो। इस केस में रिपीटिंग यूनिट भी यही है और मोनोमर भी यही है।
ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है अलग अलग पॉलीमर्स में जो मोनोमर है वो अलग होगा और जो रिपीटिंग यूनिट मर है वो अलग होगा। ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ। एक फाइनल पॉलीमर में जितने नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, यानी एक फाइनल पॉलीमर में जितने नंबर ऑफ मोनोमर्स होते हैं, उसे कहते हैं उस पॉलीमर का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। So what is degree of polymerization? Degree of polymerization is the number of monomers present in the final chain. Number of repeating unit, या हम कह सकते हैं मोनोमर प्रेजेंट इन अ पॉलीमर। एक पॉलीमर में प्रेजेंट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोनोमर्स इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। शॉर्ट में इसको डीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपी। ऐसे पॉलीमर्स जिनका बहुत हाई डीपी होता है, बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, उन्हें हाई पॉलीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई पॉलीमर्स। और जिनका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लो रहता है उन्हें ओलिगोपॉलीमर्स कहते हैं। ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे जो मैं आपको बता रही हूं, ये अक्सर वाइवा में पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या बोला? पॉलीमर्स विद हाई डीपी, जिनका हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, आर नोन एज हाई पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स विद लो डीपी, पॉलीमर्स जिनका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लो होता है, आर नोन एज ओलिगोपॉलीमर्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत वाइवा में पूछा जाता है कि जिन पॉलीमर्स का डीपी कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? ओलिगोपॉलीमर्स। एक्चुअली होता यह है कि आप लोगों को हाई पॉलीमर्स तो याद रहता है, ओलिगोपॉलीमर्स आप लोग भूल जाते हैं, है ना? इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऐसे हाई पॉलीमर्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10⁴ से 10⁴ के बीच में होता है, यानी 10,000 से 10 लाख के बीच में होता है, इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रो यानी बड़ा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जिस मॉलिक्यूल का, जिस कंपाउंड का या जिस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट इतना हाई है 10,000 से 10 लाख के बीच में, है ना, तो वो कितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, राइट? तो इसीलिए इसे बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक, यहां तक बात समझ में आई सबको? आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जैसा कि मैंने कहा, बहुत तरीके से इन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट इन अ पॉलीमर। फर्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स के बेसिस पर पॉलीमर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है होमोपॉलीमर और दूसरा होता है कोपॉलीमर। ठीक है, होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब है सेम। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनमें सेम मोनोमर होता है, ठीक है, एक ही तरह का मोनोमर होता है, सिमिलर मोनोमर होता है, उन्हें होमोपॉलीमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीइथीन। पॉलीइथीन में हमने अभी क्या देखा? एक ही मोनोमर था ना, ठीक है, वही रिपीट हो रहा था। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपाइलीन, एक और एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरीन। ये सब क्या है? ये है होमोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर का मतलब है टू टाइप्स ऑफ, टू और मोर,
टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर। तो जब एक पॉलीमर में दो या दो से ज्यादा तरह के मोनोमर्स होते हैं तो उन्हें कहते हैं कोपॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स मेड ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर नोन एज कोपॉलीमर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जितनी भी सिंथेटिक रबर हैं वो सभी कोपॉलीमर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूना एस एक रबर है, ब्यूना एन एक रबर है। ठीक है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर, नाइट्राइल रबर। ठीक है, और भी कुछ रबर्स हैं। जितने भी सिंथेटिक रबर्स हैं ना ये सारे कोपॉलीमर्स हैं, और जो नेचुरल रबर है वो होमोपॉलीमर है। तो जब मैंने ये कहा तो आपको बात समझ में आई, जो नेचुरल रबर है वो होमोपॉलीमर है। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि वो एक ही तरह के मोनोमर से बना हुआ है। ठीक है, जबकि कोपॉलीमर्स, जबकि जो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड रबर्स हैं वो सभी कोपॉलीमर्स हैं, यानी इनमें दो तरह के या दो से ज्यादा तरह के मोनोमर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि होमोपॉलीमर तो ठीक है, इसमें एक ही तरह का मोनोमर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोपॉलीमर में क्योंकि दो तरह के मोनोमर्स होते हैं इसीलिए इनका अलग अलग तरह से अरेंजमेंट भी पॉसिबल है ना। दो मोनोमर्स हैं तो वो किस तरह से अरेंज हैं इस बेसिस पर कोपॉलीमर फिर चार तरह के होते हैं। सो कोपॉलीमर्स आर फर्दर ऑफ फोर टाइप्स। वो हम देख लेते हैं कौन कौन से। कोपॉलीमर्स चार तरह के हो सकते हैं। पहला पॉलीमर है ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। इसका पूरा नाम है ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। ऑल्टरनेटिंग मतलब, ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर वो कोपॉलीमर है जिसमें मोनोमर्स ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, किस तरह से? सपोज ए एक पॉलीमर है, सॉरी मोनोमर है, और बी एक मोनोमर है। ठीक है, तो अगर ये चेन में, पॉलीमर की चेन में इस तरह से अरेंज्ड हैं तो ये कहलाएगा ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये भी एक मोनोमर है, ठीक है, और ये भी एक मोनोमर है। दो तरह के मोनोमर है ए और बी, और वो ऑल्टरनेटिंगली अरेंज्ड हैं चेन में। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर्स को कहेंगे ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। आ रही है बात समझ में? सेकेंड टाइप का पॉलीमर जो कहलाएगा, सेकेंड तरह का कोपॉलीमर कहलाता है, कौन सा ले लें? ब्लॉक ले लेते हैं, ब्लॉक कोपॉलीमर। ब्लॉक कोपॉलीमर, यहां पर जो दो मोनोमर्स हैं वो ब्लॉक के फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, यहां पर जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर कौन सा लिया है हमने? ए और बी। तो ये ए और बी जो हैं ये ब्लॉक के फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, जैसे ए ए ए बी 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 बी, फिर से ए ए ए ए एंड सो ऑन। ठीक है, आपने देखा कि चार चार मोनोमर्स का एक एक ब्लॉक यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोनोमर्स हैं, दो मोनोमर्स हैं, वो कैसे हैं? ब्लॉक के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये ब्लॉक मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है। तो ब्लॉक कोपॉलीमर कौन से हैं? जहां पर मोनोमर्स जो हैं वो ब्लॉक के फॉर्म में अरेंज्ड हैं चेन में। इज दैट क्लियर? तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला हम ले लेते हैं रैंडम कोपॉलीमर। रैंडम नाम से ही सब क्लियर हो जाता है मोस्टली। ठीक है, रैंडम यानी यहां पर
जो मोनोमर्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा, मोस्टली 2 मोनोमर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा जो मोनोमर्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हैं। रैंडम यानी कहीं भी, किसी ऑल्टरनेट फैशन में भी नहीं है, एक प्रॉपर फैशन में भी नहीं है, रैंडमली अरेंज्ड है, तो इन्हें कहेंगे रैंडम कोपॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि ये इस तरह से हैं, फिर ये ऐसे ऐसे हैं, फिर ये ऐसे ऐसे है, लाइक दिस। अब ये रैंडमली अरेंज हो गए ना, कहीं पर ए वाला मोनोमर 2 है, फिर एक बी आ गया है, फिर ए मोनोमर जो है वो 3 लगे हुए हैं, फिर चेन में बी 3 अटैच्ड हैं। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से क्या है ये रैंडमली अरेंज्ड है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है। रैंडम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं, रैंडमली, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है, इसलिए कहलाएंगे रैंडम कोपॉलीमर। फोर्थ टाइप का पॉलीमर, चौथे टाइप का कोपॉलीमर, सॉरी आई शुड से कोपॉलीमर, चौथे टाइप का कोपॉलीमर कहलाता है ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ग्राफ्ट शब्द तब यूज किया जाता है जब किसी एक चीज में किसी दूसरी चीज का थोड़ा सा पार्ट ऐड कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, तो कहते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है, जो प्लांट्स में किया जाता है। तो वही यहां पर भी लागू होता है। ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स में एक मोनोमर की चेन होती है और दूसरे मोनोमर की ग्राफ्ट लगे रहते हैं, यानी बीच बीच में उसकी ब्रांचेस जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमर्स को कहते हैं ग्राफ्टेड कोपॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि ये पॉलीमर है, इसमें ये बी एक मोनोमर है, ठीक है, इसकी मेन चेन है और इसकी साइड चेन्स हैं ए की, यानी दूसरा मोनोमर जो है वो साइड चेन के फॉर्म में अटैच्ड है, ठीक है। ये ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज ये है, ए वाला मोनोमर की मेन चेन है और ग्राफ्टिंग किसकी हो रही है, ग्राफ्टिंग दूसरे मोनोमर बी की हो रही है। आ रही है बात समझ में? है ना, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो ये कहलाएगा ग्राफ्ट कोपॉलीमर। इस ग्राफ्ट कोपॉलीमर में एक बी की मेन चेन है और जो ए मोनोमर है वो इस तरह से उसकी ग्राफ्टिंग की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ए जो है, जो ए मोनोमर है उसकी मेन चेन है और बी जो है वो ग्राफ्टिंग के फॉर्म में या ग्राफ्ट के फॉर्म में उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कोपॉलीमर्स हो गए 4 तरह के, ऑल्टरनेटिंग, ब्लॉक, रैंडम एंड ग्राफ्ट। आई बात समझ में? क्लियर? ये हो गया आपका पहला बेसिस। सेकेंड क्लासिफिकेशन ले लेते हैं हम, कौन सा लें? सेकेंड क्लासिफिकेशन ले लेते हैं बेस्ड ऑन टैक्टिसिटी, बेस्ड ऑन टैक्टिसिटी। सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि टैक्टिसिटी क्या है। पॉलीमर के मॉलिक्यूल में मोनोमेरिक यूनिट्स का जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग तरह से हो सकता है, ठीक है। अलग अलग तरह से ओरिएंटेशन होने के कारण कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाती है। जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी वजह से बनती है उसे कहते हैं टैक्टिसिटी। क्या कहते हैं? टैक्टिसिटी। तो मैं ये कहूंगी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स इन अ पॉलीमेरिक चेन कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट orders, in orderly fashion or disorderly fashion. On the basis of this, the configuration changes, ठीक है। इसके वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाती है एंड दिस इज नोन एज टैक्टिसिटी।
ठीक है, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन या डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ change in configuration because of orientation of monomeric units in the polymeric chain. जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अराइज होता है मोनोमेरिक यूनिट्स के ओरिएंटेशन में चेंज होने की वजह से, उसे टैक्टिसिटी कहते हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डरली फैशन में भी हो सकते हैं और डिसऑर्डरली फैशन में भी अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो टैक्टिसिटी के बेसिस पर, ये मैं रब कर देती हूँ, टैक्टिसिटी के बेसिस पर, on the basis of tacticity, polymers can be of three types. Number one are isotactic. आइसोटैक्टिक, ठीक है। आइसो का भी मतलब जो है हमने कई बार पढ़ा है, आइसो का मतलब होता है सेम। हमने आइसोथर्मल कंडीशन, है ना, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। आइसो मीन सेम। तो जब जो फंक्शनल ग्रुप है, जब वो फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के एक ही साइड पे, सेम साइड पर अरेंज रहते हैं, तो ये पॉलीमर कहलाता है आइसोटैक्टिक पॉलीमर। ठीक है, ठीक है, कैसे वो हम देख लेते हैं। सपोज ये मेन चेन है, मेन चेन हमेशा कार्बन की होती है ज्यादातर, सिर्फ कुछ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है। तो सपोज ये मेन कार्बन चेन है, क्या बनाया मैंने, ये कार्बन चेन है, ठीक है। इसमें मैंने गलत बनाया है, ऐसे बनाना नहीं चाहिए कायदे से। बॉन्ड्स हमेशा सेम लेंथ की होनी चाहिए, कहीं छोटा कहीं बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो अल्काइल ग्रुप है, या समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप है, वो कहाँ पे है, मेन चेन के एक ही साइड पे है ना। मेन चेन के एक ही साइड पे अरेंज है सारे। हो सकता है कि सारे ऊपर अरेंज हो सकता है कि सारे नीचे अरेंज हो, है ना। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल बन गया, कौन सा मॉलिक्यूल बन गया बताओ, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कैसे आया। आप लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है ना, स्टीरियो आइसोमर्स, क्या क्या होता है उसके अंदर, सिस और ट्रांस आइसोमर्स पढ़े हैं क्या, है ना। तो इस तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है वो होती है सिस कॉन्फ़िगरेशन। ये कंपाउंड जो है इसका सिस फॉर्म है, इसी कंपाउंड का ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये जो आइसोटैक्टिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्या है, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर एक आइसोटैक्टिक पॉलीमर है, यानी ये जो मोनोमर है उसका सिस फॉर्म है। मैं बताती हूं आपको, नेचुरल रबर इज 1,3 नहीं, नेचुरल रबर इज 2-मिथाइल 1,3 डाइब्यूटाडाइइन, है ना। यहां पर आ जाएगा CH2, यहां पर भी आ जाएगा CH2 और यहां आ जाएगा CH2। क्या है ये है आइसोप्रीन, ऑल्सो नोन एज 2-मिथाइल 1,3
डाई ब्यूटाडाइईन। 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 1 3 पर डबल बॉन्ड है, ब्यूटाडाइईन ऑल्सो नोन एज आइसोप्रीन। ये नेचुरल रबर का मोनोमर है। जब ये पॉलीमराइज होता है तो बनता है नेचुरल रबर। ठीक है, n नंबर ऑफ आइसोप्रीन, इसको इस तरह से लिखते हैं पॉलीमर को। हमेशा हमेशा पॉलीमराइजेशन को इस तरह से शो किया जाता है। मोनोमर को दिखाते हैं n नंबर ऑफ मोनोमर्स। कैसे दिखाते हैं? n नंबर ऑफ मोनोमर्स, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि मोनोमर्स कितने हैं। n नंबर हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लैक्स, कितने भी। ठीक है, तो n नंबर ऑफ मोनोमर्स पॉलीमराइज हुए, यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं और ये बन गया फाइनल पॉलीमर। जब फाइनल पॉलीमर बनता है तो कैसे बनता है मालूम है आपको? हमेशा डबल बॉन्ड रीअरेंज होता है। ठीक है, क्यों होता है रीअरेंज? क्योंकि पॉलीमराइजेशन के लिए, यानी कि मोनोमर मॉलिक्यूल्स को ऐड होने के लिए एक फ्री वैलेंसी की रिक्वायरमेंट है, तभी वो जुड़ पाएगा। फ्री वैलेंसी कैसे क्रिएट होगी? अगर डबल बॉन्ड रीअरेंज हो जाता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, और उसी को हम कहते हैं फ्री वैलेंसी क्रिएट होना। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये वो हो जाता है, रीअरेंज होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ जाता है, एक इसके पास। ठीक है, ये भी रीअरेंज होता है, इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसका यहाँ आया, उन लोगों ने मिलकर यहाँ बनाया डबल बॉन्ड, दिख रहा है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया उससे यहाँ आ गई फ्री वैलेंसी। ठीक है, ये फ्री वैलेंसी। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं कि बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ जुड़े हुए हैं और वहां जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ एक पार्ट दिखाते हैं कि ये वाला मोनोमर पार्ट है और ये n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। आ रही बात समझ में? तो ये जो मैं बता रही थी आपको, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर का सिस फॉर्म है। नेचुरल रबर जो है वो अपने मोनोमर का सिस फॉर्म है, आइसोप्रीन का सिस फॉर्म है, और इसीलिए इसको आइसोटैक्टिक कहेंगे। ठीक है, ये जो चेन है ना, इसमें जो मिथाइल ग्रुप है ये सारा एक ही तरफ चेन के एक ही साइड पे अरेंज होता है। मैं वो भी आपको लिखकर दिखाती हूँ, चलो। मैं ये भी आपको लिख के बता देती हूँ। ये क्या हो गया? ये हो गया एक आइसोप्रीन। ठीक है, इस तरह से होता है नेचुरल रबर। ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये सभी चेन्स में एक ही साइड पे, चेन के ऊपर वाले साइड पर अरेंज रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आइसोप्रीन का सिस फॉर्म है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, नेचुरल रबर इज सिस आइसोप्रीन। हमेशा ध्यान रखिए, नेचुरल रबर क्या है? इट इज सिस फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन। क्योंकि आगे ये हमें काम आएगा इस चैप्टर में, जो आप याद कर लेंगे ना सिस आइसोप्रीन, ये आगे आपको काम आएगा। ठीक है, इसी का हम वो पढ़ लेते हैं, सेकंड वाला, यहीं पर हम पढ़ लेते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमर है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी, वो है, वो हम पढ़ लेते हैं सिंडियोटैक्टिक। सिंडियोटैक्टिक, सेकंड है सिंडियोटैक्टिक। सिंडियोटैक्टिक में जो फंक्शनल ग्रुप है या जो अल्काइल ग्रुप है ये ऑल्टरनेटली अरेंज्ड रहता है। एक मोनोमर में ये ऊपर रहेगा, एक में नीचे रहेगा, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो नेचुरल रबर दो तरह की होती है, एक होती है आपकी नेचुरल रबर, एक और रबर होती है जो नेचुरली मिलती है, उसका नाम है गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा एक और रबर है
जो कि आइसोप्रीन का ट्रांसफॉर्म है। क्या है? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर रबर है नेचुरल रबर तो वो 100% आइसोप्रीन से ही बनी होगी। ठीक है, नेचुरल रबर है तो उसमें आइसोप्रीन का सिस फॉर्म होगा, मतलब कि सारे मिथाइल ग्रुप एक ही तरफ अरेंज्ड होंगे। गट्टा पर्चा जो है वो आइसोप्रीन का ट्रांसफॉर्म है, इसमें ट्रांस अरेंजमेंट होगा। ठीक है, एक तरफ ये ऐसे होगा, एक तरफ ये ऐसे होगा। ठीक है, तो दिस इज ट्रांस आइसोप्रीन गट्टा पर्चा। जो गट्टा पर्चा है ये मोस्टली मलाया, सुमात्रा यहां पर पाया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लांट होता है जिसका नाम है डाइकोप्सिस गट्टा एंड पैलागम गट्टा। ये ट्री है, इस ट्री के बार्क में से ये वाला रबर मिलता है। ठीक है, तो ये काफी कम पाया जाता है एज कंपेयर टू नेचुरल रबर। ठीक है, एक बार मैं आपको सिंडियोटैक्टिक में किस तरह से अरेंजमेंट रहता है वो मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, एक कार्बन पे ऊपर, फिर एक पे नीचे, फिर एक पे ऊपर, फिर एक पे नीचे। ठीक है, ये क्या हो गया? मेन चेन के ऊपर और नीचे ऑल्टरनेट फैशन में अल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप अरेंज रहता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आता है यानी ये ट्रांसफॉर्म बना लेता है ना? ट्रांसफॉर्म बना लेता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये एक ट्रांस आइसोमर बन जाता है। तो ऐसा वाला जो पॉलीमर है वो कहलाता है सिंडियोटैक्टिक। क्या कहलाता है? सिंडियोटैक्टिक। टैक्टिसिटी के बेसिस पे इसका एग्जांपल बता ही दिया है मैंने, गट्टा पचा। टैक्टिसिटी के बेसिस पे जो थर्ड पॉलीमर होते हैं वो होता है एटैक्टिक पॉलीमर्स। आइसो यानी सेम साइड, सिंडियोटैक्टिक यानी ऑल्टरनेट साइड, ऑपोजिट साइड, है ना, ऑपोजिट साइड। और एटैक्टिक यानी रैंडम। एटैक्टिक यानी इनकी कोई टैक्टिसिटी नहीं है, ये रैंडमली अरेंज्ड है। रैंडमली अरेंज्ड है तो ना तो ये आइसोमर सिस के फॉर्म में आने वाला है ना ट्रांस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो मैं इसी में आपको बता देती हूँ। ये देखिए भाई ये बन गया। ठीक है, रैंडमली अरेंज्ड है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। ठीक है, कहीं इसको बोलते हैं डिसऑर्डरली फैशन, रैंडम फैशन। ठीक है, कहीं पर भी ये अरेंज्ड है तो कहलाएगा एटैक्टिक पॉलीमर। सिंडियोटैक्टिक में ये ऑल्टरनेट है, ऊपर नीचे है। आइसोटैक्टिक में ये सेम साइड में है और एटैक्टिक में ये रैंडमली अरेंज्ड है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के दोनों साइड्स पर रैंडमली अरेंज्ड रहते हैं। एग्जाम्पल है, एटैक्टिक का एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, ये हो गया हमारा दो बेसिस हो गए हमारे। थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी पॉलीमर्स तीन तरह के हो सकते हैं, पर पहली बात यह है कि व्हाट इज फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग या रिएक्टिव साइट्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग या रिएक्टिव साइट्स present in a monomer is known as functionality of that monomer। अगर एक ही रिएक्टिव साइट है, अगर एक ही तरफ से बॉन्ड बन सकता है तो कहलाते हैं मोनोफंक्शनल।
मोनोफंक्शनल मोनोमर। अगर दो बॉन्डिंग साइट्स होती हैं तो कहलाता है बाईफंक्शनल। बाईफंक्शनल मोनोमर एग्जाम्पल अल्कीन्स। सारे अल्कीन्स जो हैं वो बाईफंक्शनल मोनोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड रीअरेंज होता है तो दो बॉन्डिंग साइट्स अवेलेबल हो जाती हैं, जैसा कि हमने इथीन में पढ़ा, पॉलीइथीन में, है ना। तीसरा है, अगर ऐसे कमी होते हैं, कमी यूज होते हैं, अगर तीन बॉन्डिंग साइट्स हैं तो कहलाता है ट्राई फंक्शनल या पॉलीफंक्शनल। ट्राई फंक्शनल या पॉलीफंक्शनल मोनोमर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए पॉलीमराइजेशन के लिए कम से कम दो बॉन्डिंग साइट्स अवेलेबल होना जरूरी है। आप खुद ही सोचिए, अगर एक ही साइट ओपन है तो वहां एक मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा, खत्म। इसके आगे सेकेंड मॉलिक्यूल तो जुड़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो अगर मोनोमर मोनोफंक्शनल एक ही तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो एक और मोनोमर आके जुड़ जाएगा और एक कंपाउंड बन जाएगा, पॉलीमर नहीं बनेगा। अगर कंपाउंड बाईफंक्शनल है तो दो वैलेंसीज, दो रिएक्टिव साइट्स रहेंगी, तो दोनों साइड पे बहुत सारे मोनोमर मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे, तो पॉलीमराइजेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो सभी अल्कीन्स जो है वो बाईफंक्शनल है क्योंकि उनके पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ओपन होते ही दो रिएक्टिव साइट्स या बॉन्डिंग साइट्स अवेलेबल हो जाती हैं। क्लियर? चलिए इस बेसिस पे हम देख लेते हैं। इस बेसिस पे फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर इज नोन एज लीनियर। इस तरह से तीन तरह के पॉलीमर बन सकते हैं। पहला है लीनियर पॉलीमर, लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। ठीक है, मोस्टली जो अल्कीन्स होते हैं, है ना, मोस्टली जो अल्कीन्स होते हैं ये बनाते हैं लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स, यानी बाईफंक्शनल मोनोमर्स। बाईफंक्शनल मोनोमर्स बनाते हैं लीनियर पॉलीमर्स। ध्यान रखिए, क्योंकि हम जानते हैं, हमने एग्जांपल देखा हुआ है ना इथीन का, हमने इथीन का एग्जांपल देखा हुआ है, n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड रीअरेंज होगा, ऐसे शो करते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और यहां पर वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो यहां पर और यहां पर n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़ जाएंगे और बना लेंगे पॉलीइथीन। पॉलीमर्स को कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ये इथीन और ये बना पॉलीइथीन। पॉलीइथीन को कैपिटल लेटर से पीई लिखते हैं। ठीक है, पीई यानी पॉलीइथीन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर बाईफंक्शनल मोनोमर है तो लीनियर पॉलीमर बनेगा। देखिए लीनियर यानी स्ट्रेट चेन, ये इस तरह से स्ट्रेट चेन बनता जाएगा, स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनेगा। ठीक है, और एक पॉलीमर में ये जो लीनियर चेन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चेन्स अरेंज रहती हैं एक के ऊपर एक। फाइनल पॉलीमर में ऐसी बहुत सारी चेन्स अरेंज रहती हैं एक के ऊपर एक, और जो डिफरेंट चेन्स हैं इनके बीच में सेकेंडरी वैंडर वॉल्स फोर्सेज रहते हैं। क्या रहते हैं? सेकेंडरी वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर चेन की मूवमेंट एक डायरेक्शन में पॉसिबल है। चेन मूवमेंट या तो इधर से आप खींच लो या इधर से खींच लो, किसी भी एक डायरेक्शन में चेन मूव कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स हैं तो यहाँ पर किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, मूवमेंट ऑफ पॉलीमेरिक चेन्स। ध्यान रखिए, एक फाइनल जो पॉलीमर बनता है उसमें बहुत सारी चेन्स होती हैं, पॉलीमेरिक चेन्स कहते हैं। ठीक है, इन चेन्स के बीच में जो स्ट्रेट चेन पॉलीमर है वह उसमें इन चेन्स के बीच में सेकेंडरी वैंडर वॉल्स फोर्सेस रहते हैं, जिसकी वजह से एक डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है। इसको मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि सपोज करिए ये एक चेन है, ये एक और चेन है। ठीक है, इन दोनों चेन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये ऐसे हम दिखा देते हैं, जोड़ के दिखाना तो नहीं चाहिए, पर सपोज कि
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये उस तरफ या इस तरफ, या तो उस तरफ खींचा जा सकता है या इस तरफ खींचा जा सकता है। मोस्टली जितनी भी अल्कीन्स हैं, जितने भी बाई फंक्शनल मोनोमर्स हैं, ये लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। branched chain polymers। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमर्स होते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। नाम से समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पर ब्रांचेस होंगी। पहले हमने देखा लीनियर पॉलीमर, यहाँ हमने देखा, यहाँ सेकेंड हम देखेंगे ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। यहाँ पे ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चेन्स, साइड चेन्स यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, जब साइड चेन्स डेवलप हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ब्रांचेस निकल आई हैं, है ना। साइड चेन्स जब आ जाती हैं तो हम इसे कहते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ऐसे मॉलिक्यूल भी लीनियर ही कहलाते हैं। ये मॉलिक्यूल भी लीनियर ही होते हैं, लेकिन इसमें मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ठीक है, ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहती है देन लीनियर पॉलीमर्स। जाहिर बात है, ब्रांच चेन्स की ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो मूवमेंट वो कैसे करेगा, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सी मूवमेंट करेगा। ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर तब बनता है जब हम बाई फंक्शनल के साथ थोड़ी सी क्वांटिटी में ट्राई फंक्शनल मोनोमर डाल दें। अगर ट्राई फंक्शनल मोनोमर थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड कर दिया जाता है तो ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जिस भी तरह का पॉलीमर हमें चाहिए, जिस भी तरह के पॉलीमर की रिक्वायरमेंट है, एंड यूज उसका जो भी है, उसके बेसिस पर उसी तरह का पॉलीमर सिंथेसाइज किया जा सकता है। इट इज वेरी इजी, मतलब ये इतना ये इजी है क्योंकि सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर सब सिंथेसाइज किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी पॉलीमर चाहिए, उसकी जो भी प्रॉपर्टी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पॉलीमर को सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें ब्रांच चेन पॉलीमर चाहिए है तो इस तरह से ट्राई फंक्शनल मोनोमर ऐड करके बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम बस ऐसे बना सकते हैं कि सपोज ये है मेन चेन। ठीक है, और इसमें कहीं बीच बीच में चेन्स जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमने ट्राई फंक्शनल बनाया है तो इसमें दूसरा आ गया ये। इस तरह से ब्रांचेस निकली होंगी। ठीक है, हमें याद ये रखना है कि ब्रांच चेन पॉलीमर भी लीनियर ही होता है, लेकिन ब्रांचेस की वजह से इसमें मूवमेंट काफी रेस्ट्रिक्टेड रहती है देन लीनियर पॉलीमर्स। ठीक है, तीसरा जो पॉलीमर है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी इज नेटवर्क पॉलीमर। थ्री डायमेंशनल भी कहते हैं, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर में क्रॉस लिंक्स होते हैं। क्रॉस लिंक्स मतलब इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स, अगर पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स पॉलीमराइज किए जाएं तो यहाँ पर क्रॉस लिंक्स डेवलप हो जाती हैं। क्रॉस लिंक का मतलब है कि डिफरेंट चेन्स जो हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक हो जाती हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं क्रॉस लिंक्स। और क्योंकि सारी चेन्स क्रॉस लिंक से जुड़ जाती हैं तो यहाँ मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे? सपोज करिए, सपोज इस तरह से बनाया जाता है नेटवर्क पॉलीमर। ये एक मोनोमेरिक चेन, सॉरी पॉलीमरिक चेन, ये एक पॉलीमरिक चेन, ये एक पॉलीमरिक चेन, और इनके बीच में
क्रॉस लिंक्स, इन्हें बोलते हैं क्रॉस लिंक्स। ये है क्रॉस लिंक, ये है क्रॉस लिंक, ठीक है। क्योंकि क्रॉस लिंक में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो यहाँ पे चेन्स में बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, मूवमेंट होगी ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बन जाता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। मैंने आपको एक ही हिस्सा बताया है, ये यहाँ से भी जुड़ा होगा एक और चेन से, फिर एक और चेन से भी जुड़ा होगा, है ना। तो इस तरह से बोलते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। 3 डायमेंशन में ये 3 डायमेंशनल रहता है, ठीक है, और इसमें एक नेटवर्क बन जाता है, क्रॉस लिंक्स बनते हैं। कब बनते हैं, जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स या पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स रहते हैं पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। क्योंकि पॉलीफंक्शनल की वजह से जगह जगह से बॉन्ड बन जाएगा, है ना। ज्यादा रिएक्टिव साइट्स होंगी, उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, उतनी ही ब्रांचेस बन जाएंगी, क्रॉस लिंक्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जब क्रॉस लिंक्स बन जाएंगे यानी बन गया नेटवर्क पॉलीमर। जब भी अलग अलग पॉलीमरिक चेन्स क्रॉस लिंक से आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे नेटवर्क पॉलीमर या 3 डायमेंशनल पॉलीमर कहते हैं। और क्रॉस जो लिंक्स हैं ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बनी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फोर्थ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, सिंपल सा है ये, ओरिजिन, ठीक है। अगर नेचुरल सोर्स से मिला है तो नेचुरल पॉलीमर, अगर सिंथेसाइज किया गया है तो सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, वेरी सिंपल। ओरिजिन के बेसिस पे एक हो गया नेचुरल पॉलीमर और दूसरा हो गया सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल बताइए, कितना सिंपल है, नेचुरल रबर, है ना, अमीनो एसिड्स, ये सभी नेचुरली मिलते हैं और ये सब पॉलीमर्स हैं इन नेचर। प्रोटीन्स, आपका ये डीएनए आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज वगैरह, ये सब क्या है, ये सभी नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर जो बनाए जाते हैं लैब में आर्टिफिशियल है। फॉर एग्जांपल सभी तरह के सिंथेटिक रबर्स, मैंने पहले बताया था, सिंथेटिक रबर्स ब्यूना एस, ब्यूना एन, फिर आपके जो प्लास्टिक के जार होते हैं ना किचन में यूज करते हैं, पेट जार्स, पीईटी, पीईटी ये एक पॉलीमर है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट, इसका नाम है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट, इसी को डाइक्रोन कहते हैं, मुझे वो याद, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सिंथेटिक रबर्स हैं, बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ह्यूज नंबर ऑफ हैं, कोई गिनती ही नहीं है इनकी। एक है पीएमएमए, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। तो इसके साथ ही एक और पॉलीमर होता है, वो भी पढ़ लेते हैं, तीसरे तरह का, और वो होता है इनऑर्गेनिक, इसे भी यहीं पढ़ लेते हैं हम, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब जाहिर बात है इनऑर्गेनिक है यानी यहाँ पे कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स वो हैं जो सिंथेटिक हैं, पॉलीमर्स हैं और इनमें कार्बन नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन्स, इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर जिसके आर्टिकल, सिलिकॉन रबर के ग्लव्स आजकल मिलते हैं, सिलिकॉन के ब्रशेस मिलते हैं किचन में ऑयल अप्लाई करने के लिए, है ना। तो सिलिकॉन रबर जो है इसका बहुत ही एक्सटेंसिव यूज होता है, खास तौर पे हाउस होल्ड में, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा एक और होता है जिसका नाम है बोराजोल, एक और है, इसका एग्जाम्पल है बोराजोल। ये बोरॉन और नाइट्रोजन का पॉलीमर है। बोराजोल क्या है, बोरॉन एंड नाइट्रोजन का पॉलीमर है। सिलिकॉन पॉलीमर्स सिलिकॉन और ऑक्सीजन के पॉलीमर्स हैं।
ठीक है, उसके अलावा भी कई एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, हमारा 5th क्लासिफिकेशन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 5th क्लासिफिकेशन based on molecular forces present in the polymers. Based on molecular forces. Polymers मैंने बताया आपको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होते हैं हर जगह, इन सभी इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड पर्पसेस में, सभी फील्ड्स में। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर यूनिक प्रॉपर्टीज लाइक टफनेस, लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, है ना, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक पॉलीमर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है, उसके बेसिस पर पॉलीमर्स जो हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? 4 तरह के हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, polymers can be of 4 types. The first one being, the first are elastomers. जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर में इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए उसको वल्कनाइज करते हैं। एक प्रोसेस होती है वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन करते हैं रबर का। वल्कनाइजेशन प्रोसेस से रबर की इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड देन इट फाइंड्स न्यूमरस यूज, एक्सटेंसिव यूज। ठीक है, इलास्टोमर्स का बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं फाइबर। जहां इलास्टोमर्स में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, यानी उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं और छोड़ देते हैं तो वो तुरंत वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, इसी को रेजिलियंस भी कहते हैं, है ना। तो इलास्टोमर उतना ही अच्छा होगा जितना ज्यादा उसका रेजिलियंस होगा। रेजिलियंस होना मतलब कम से कम टाइम में वापस आना। रबर को स्ट्रेच करने के बाद, किसी भी पॉलीमर को आपने स्ट्रेच किया, वो स्ट्रेच हो गया, अपनी लेंथ से थ्राइस स्ट्रेच हो जाता है, और छोड़ते ही जितनी जल्दी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है, उतना ही अच्छा उसका रेजिलियंस कहा जाता है, उतना ही अच्छा वो इलास्टोमर होता है। इसका ऑपोजिट होता है फाइबर। फाइबर में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इसको अगर आप खींचेंगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो फाइबर्स क्या है? Fibers are polymers containing strong intermolecular hydrogen bonding. यहाँ पे strong intermolecular hydrogen bonding present है। एग्जाम्पल है नाइलॉन्स, सभी तरह के नाइलॉन्स, खास तौर पे नाइलॉन 6 सभी तरह के जो नाइलॉन्स है वो फाइबर्स हैं, और फाइबर्स क्या है? इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स क्या है? थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मो यानी टेम्परेचर, थर्मोप्लास्टिक्स ये ऐसे प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स भी एक कैटेगरी है पॉलीमर्स की। ठीक है, पॉलीमर्स इलास्टोमर हो सकते हैं, फाइबर हो सकते हैं, या प्लास्टिक्स हो सकते हैं। प्लास्टिक्स 2 तरह के हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक यानी ऐसे प्लास्टिक्स जिनको टेम्परेचर बढ़ा के पिघला के बार बार इनको पिघला के अलग अलग शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे जो पॉलीमर्स है उनको थर्मोप्लास्टिक्स कहा जाता है। ऐसे प्लास्टिक्स को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं एक होता है डिस्पोजेबल प्लास्टिक, एक होता है नॉन डिस्पोजेबल। जितना भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक है ये बेसिकली थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, डिस्पोजेबल इसको बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज रिसाइकलेबल। आपने कभी ध्यान दिया होगा शायद, जो हमारे घर पे स्क्रैप डीलर्स आते हैं, बेसिकली जो कबाड़े वाला सामान लेने आते हैं घर पे, आप देखिएगा वो सभी तरह के प्लास्टिक्स नहीं लेते हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल उनको देंगे तो वो नहीं लेंगे,
आप प्लास्टिक के टॉयज वगैरह देंगे वो नहीं लेंगे। दे ऑलवेज टेक डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स। क्यों? क्योंकि डिस्पोजेबल प्लास्टिक इज रिसाइकलेबल प्लास्टिक, ठीक है। और जो नॉन डिस्पोजेबल रहता है, जो बाकी प्लास्टिक के आर्टिकल्स है, प्लास्टिक के टॉयज, प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स एक्सेट्रा, ये सभी थर्मोप्लास्टिक्स नहीं है, ये रिसाइकलेबल नहीं है, ठीक है। एक बार ये बन गए तो बन गए, इसके बाद दोबारा इनको मोल्ड नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसे बार बार रीमोल्ड किया जा सकता है, बार बार इसको पिघला के अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका पीवी, पीई, पीवीसी, नाइलॉन एक्सेट्रा, पीई, पीवीसी, नाइलॉन एक्सेट्रा, ठीक है। पीपीबी है पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। फिर फोर्थ टाइप के, फोर्थ है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स या थर्मोसेट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स और थर्मोसेट्स। थर्मोसेट टेम्परेचर से सेट हो गए, है ना, ऐसा आप याद कर सकते हैं कि टेम्परेचर से एक बार सेट हो गए तो हो गए, है ना। सो दीज आर द प्लास्टिक पॉलीमर्स विच आर नॉन रीमोल्डेबल, इनको रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक को क्या करते हैं, टेम्परेचर देके इसको बार बार पिघला लेते हैं, पिघला कर इसको फिर एक नए शेप में इसको ढाल देते हैं। लेकिन थर्मोसेट प्लास्टिक्स को अगर आप गर्म करेंगे तो ये बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, चार हो जाते हैं, ठीक है। दे बर्न बट दे डोंट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं होते हैं बल्कि ये जल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्लास्टिक्स को क्या कहते हैं? इस तरह के प्लास्टिक्स को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल बेक लाइट, ठीक है। ये सभी पॉलीमर्स हम आगे जाके बाकी के लेक्चर्स में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सभी पॉलीमर्स का हमें पढ़ना है क्या, उनका सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस, ठीक है। तो विद दिस वी फिनिश आवर दिस लेक्चर, दिस पार्ट ऑफ दिस यूनिट हाई पॉलीमर्स। आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा है हाई पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स के बारे में, ठीक है। एक हमने पढ़ा है पॉलीमर्स क्या होते हैं और दूसरा हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, कितनी तरह के पॉलीमर्स हो सकते हैं, कितनी कैटेगरी में इनको क्लासिफाई करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इफ एनीथिंग, कोई भी आपको डाउट है देन प्लीज यू कैन पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं। अगर कोई डाउट है देन यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैनल के वीडियो लेसन्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड कंटेंट पसंद आ रहा है then do like and subscribe the channel and also share it with your friends. So see you all in the next class. Until then, take care. Goodbye.